Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 16 July 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज इंडिया एंड यूएई set to use rupee dirham for trade. Now we all know that अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे वो फ्रांस के विजिट में गए थे और वहां से रिटर्न आते हुए वहां आपकी यूएई की उनकी एक दिन की विजिट हुई है. ठीक है, और इस विजिट में क्या निकल कर सामने आया है? द एग्रीमेंट ब्रिंग द कंट्री अ स्टेप closer to increase circulation of the rupees in the Gulf countries. The two nations also agree to interlink their payment and messaging system. अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ट्रेड सिस्टम होगा, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किसके बीच में? आरबीआई के बीच में और यूएई का जो सेंट्रल बैंक है उसके बीच में. तो आप देखेंगे द फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन द आरबीआई एंड द यूएई सेंट्रल बैंक विल एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क to promote the use of local currencies, rupees and dirham for cross-border transaction. External Affairs Minister said in the statement. यहाँ पर क्या हुआ है? आरबीआई और हम यूएई का जो सेंट्रल बैंक है उनके बीच में आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें यहाँ पर जो ट्रेड होगा, क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन होगा, जो हमारी लोकल करेंसी है, इंडिया की रुपीज का बात कर लेते हैं, इंडिया में रुपीज की और यूएई की आपकी क्या हो जाती है? दिरहम हो जाती है. तो यहाँ पर क्या होगा? जो भी हमारा ट्रेड होगा तो इन लोकल करेंसीज में यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगा. ओके, यहाँ पर जो हमारा पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम है उसे भी क्या किया जाएगा? इंटरलिंक किया जाएगा, जिससे एक तरीके से कॉपरेशन यहाँ पर बना रहे. द लीडर्स एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन इन द पेमेंट सिस्टम एरिया बाय इनेबलिंग इंटीग्रेशन बिटवीन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन बिटवीन द यूएई एंड द इंडिया मोर इफिशिएंटली. तो यहाँ पर कॉपरेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए क्या किया गया? जो हमारा पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम का जो हमारा एरिया है उसे और ज्यादा इनेबल किया गया है और इंटीग्रेट किया गया है, जिससे हम क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन है दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और यूएई के बीच में स्टैब्लिश कर सके. ओके, तो आप देखेंगे जब से ये यूक्रेन के बीच का जो क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ है आपका फरवरी से, तो यहाँ पर थोड़ा ये अभी चल रहा था कि ये मतलब हमें लोकल करेंसीज का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमारी ट्रेड में. बट उसके बाद हमारी फर्स्ट सक्सेस हम ऐसा देख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक तरीके से ये हमारे लिए बहुत अच्छा फायदेमंद सौदा हो सकता है. आगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, आप सभी को पता है COP28 की क्या होने वाली है, यहाँ पर मीटिंग होने वाली है. तो यहाँ पर इसके जो प्रेसिडेंट्स हैं डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर, उनसे भी यहाँ पे मीटिंग हुई है और क्या क्या हमारे यहाँ पर अप्रोच होनी चाहिए इस प्रेसिडेंसी की, उसको भी यहाँ पे सपोर्ट किया गया है. अब तक की हमारी जो हमारी विजिट है ये दिस वॉज द 5th विजिट बाय द मिस्टर मोदी टू यूएई. ये आपकी 5th विजिट थी. हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इस टाइम के जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यूएई की ये 5th विजिट है. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हाल ही फिलहाल में किस कंट्री के साथ हमारा यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें हम लोकल करेंसीज का यूज कर सकते हैं ट्रेड के लिए. ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यूएई. ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस को आपको खुद ही फ्रेम करना होगा. हम कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो आप ट्राई करिए कि आप अगर एग्जामिनर होते तो आप उस यहाँ पर इस टॉपिक को देखते हुए क्या क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं. इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एक बार आप लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो ये आपका पूरा वर्ल्ड का मैप है. ठीक है, उसके बाद ये आपका आ जाता है इंडिया और इंडिया से आप थोड़ा सा यहाँ पर आप जाएंगे ये, तो ये आपका आ जाता है यूएई. ओके, और ये आपका सऊदी अरेबिया है, ये सऊदी अरेबिया है, ये यूएई है. तो आप यहाँ पर देखेंगे सऊदी अरेबिया के साथ कौन कौन सी बॉर्डर कंट्रीज लगती हैं. तो देखिए ये आपका जो पर्शियन गल्फ है उसके साथ इसकी बॉर्डर लगती है. गल्फ ऑफ जो ओमन है उसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बॉर्डर लगता है. ओके, ओमन के साथ यहाँ पर बॉर्डर लगता है, सऊदी अरेबिया के साथ यूएई की यहाँ पर बॉर्डर लगती है. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा क्लियर होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ने से पहले हमारा यहाँ पर कल का क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स. यहाँ पर आपके पास कुछ स्टेट्स है और उन्हें कंसिडर करते हुए हमें ये बताना है कि कौन कौन से स्टेट्स आपके यहाँ पर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंडर में आते हैं.
ओके तो अगर कल किसी ने यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर नहीं किए हैं तो आज इस वीडियो को आप पहले पॉज करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। सभी लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। द मोर यू पार्टिसिपेट, यहाँ पर आपके उतने ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करिए। क्वेश्चन में नहीं आते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत आंसर ही करिए, एटलीस्ट आप करिए तो ओके। एक जब तक आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक यहाँ पर आपके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कैसे हो पाएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स हैं आपके पास, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इन विच ऑफ द अबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर, इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका अकर होता है। आपके पास ऑप्शन है 1 ओनली अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 1, 2, 3 ओनली। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने से पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी होता है ना, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम को हम ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से मतलब अकर होता है। देख लेते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। आसाम में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड and on the eastern and western slopes of western ghats in such states तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपके क्या पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए एक तो आपके पूरे ईस्टर्न स्टेट आ गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपके आ गए, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके ईस्टर्न और वेस्टर्न स्लोप की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा वेस्टर्न घाट आ जाता है, तो वहां पर तमिलनाडु की हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया एंड महाराष्ट्र हो गया। तो TKKM ये आपका वेस्टर्न घाट्स आपके सदर्न साइड में आ गया। और ईस्टर्न साइड में आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, आपका यहाँ पर क्या होगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, ओके बाद मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। ओके तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, मतलब अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम में आपके ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन formed due to weathering of brown forest soil, fissure volcanic rock, granite and schist and shale and limestone। तो आपको ये बताना है कि इंडिया की जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो किसकी वेदरिंग से यहाँ पर फॉर्म होती है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि सॉइल बनती कैसे है, आपका जो स्टोन होता है, बड़े बड़े यहाँ पे जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उनकी वेदरिंग होती है, मतलब वो थोड़े थोड़े टुकड़े में यहाँ पे टूटते जाते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है, बहुत ज्यादा उसमें प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर पड़ता है, सारी चीजों के बाद तो वो यहाँ पर वेदरिंग होने लगती है। मतलब एक तरीके से वो यहाँ पर टूटने लगता है, टूट के वो इतने ज्यादा बारीक हो जाते हैं, फिर सॉइल के रूप में यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। तो हमें ये बताना है कि ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, यहाँ पर इंडिया की जो ब्लैक कॉटन सॉइल यहाँ पे फॉर्म हुई है वो किसकी वेदरिंग से मतलब आपकी फॉर्म हुई है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, क्या ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल की वेदरिंग से यहाँ पर हुआ है, फिशर वॉल्केनिक रॉक, यहाँ पर जो आपका वॉल्केनो होता है जब ये इरप्ट होता है तो जो आपका लावा निकल कर बाहर आता है वो क्या होता है, कूल डाउन होता है, और जब वो कूल होता है तो क्या बन जाता है, आप सभी को पता है, वो रॉक का फॉर्म ले लेता है। तो जब उस रॉक की वेदरिंग होती है, क्या उसके कारण यहाँ पर कॉटन सॉइल बनता है, ग्रेनाइट और शीशर से बनता है, शैल एंड लाइमस्टोन से बनता है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनको देखते हुए हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत है। ओके नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। They are the only officer of government officers who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की मीटिंग्स होती हैं, क्या ये लोग उसमें अलाउ होते हैं या नहीं होते? तो ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज according to the constitution of India, the attorney general of India submits his resignation when the government which appointed him resign। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं इनको अपॉइंट करती है, क्या उन्हीं के कहने पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उन्हीं को क्या करते हैं, रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं या नहीं करते हैं?
तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है और वीडियो के लास्ट में इसका राइट ऑप्शन जो आपका आंसर है वो दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक यहाँ पर देखना है। उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे? कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर आती है, आयुष्मान भारत एम्ब्रेसेस AI टू टैकल फ्रॉड। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो आपकी आयुष्मान भारत स्कीम है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ की हम बात करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड हमें देखने को मिला है। उसमें आप देखेंगे कि सिंस इट्स इंस्पेक्शन 5 years ago, पेनाल्टीज अमाउंटिंग टू 20.17 crore हैव बीन लेविड ऑन इंडिविजुअल्स एंड हॉस्पिटल सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा एंटी ड्राइव आपकी फ्रॉड ड्राइव्स हो रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर 20.17 रुपीज का जो आपका फ्रॉड है ना, मतलब पेनल्टीज है वो इम्पोज किया गया है बहुत सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर और आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, सर्विसेज यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं आयुष्मान भारत के अंदर, उनके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आएंगे, ओके, जिसके थ्रू हम यहाँ पे जो फ्रॉड हो रहा है उसको हम टैकल करेंगे। तो एक तरीके से इसमें क्या है कि थ्रू मशीन बेस्ड एंटी फ्रॉड प्रोग्राम्स में यहाँ पर बहुत सारे लेकर आए जा रहे हैं और आर्टिफिशियल का हम इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यहाँ पे सारी चीजों का होगा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो आयुष्मान भारत में आपका फ्रॉड हो रहा है उसको हम क्या कर सकेंगे, टैकल कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नाउ योर नेक्स्ट आर्टिकल इज सी रिवाइज स्टेटमेंट फ्रॉम मोदी, मैक्रोन ड्रॉप्स की पॉइंट्स ऑन डिफेंस डील। अब आप सभी को पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो फ्रांस के विजिट में गए, वहां पर आपके वेरियस एग्रीमेंट्स भी साइन होते हैं और कॉपरेशन डील्स भी साइन होती हैं। हमने कल या परसों आई थिंक एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें ये कहा था कि जो फ्रांस और इंडिया है यहाँ पर ज्वाइंटली क्या करने वाले हैं, आपकी जो जेट कॉम्बैट है ना, जेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर करेंगे। हमने ये पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप प्रीवियस जो हमारे वीडियोस हैं उनको जाकर देख सकते हैं। तो देखिए वहां पर ये डील साइन हुई थी कि जो इंडिया और फ्रांस है तो हमारी जो कंपनीज है वो क्या करेंगे, जो आपके जेट है, एयरवेज जेट है, उनको कंबाइनली क्या किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। बट अभी क्या हुआ है, ये जो स्टेटमेंट्स थी डिफेंस डील में कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर रिवाइज किया गया है, उसमें से एक पॉइंट आपका ये भी आ जाता है। तो आप देखेंगे इंडिया एंड फ्रांस हैव रिवाइज द जॉइंट स्टेटमेंट इनिशियली released after bilateral talks between Indian Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron, with the new विजन्स रिलीज ऑन फ्राइडे omitting की डिटेल्स ऑन डिफेंस डील्स। तो यहाँ पर हमारा एक नया विजन आया है और उसके चलते यहाँ पे जो डिफेंस डील है आपकी उसमें से कुछ प्रोविजंस को क्या किया गया है, आपका ओमिट किया गया है। अब आपका नया विजन क्या है कि देखिए हमारा क्या है 2047 में 25th एनिवर्सरी होगी इंडिया फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, इसलिए हम यहाँ पे एक रोड मैप प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप होना चाहिए 2047 तक वो कैसा होना चाहिए। अब क्या क्या चीजें को ओमिट किया गया है हम उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट कैसे आएंगे। एक बार आपकी न्यूज आती है, एक बार आपका आर्टिकल ये आता है कि हमारी इन चीजों पर क्या हुई, डील साइन हुई है ना, हमारी डील हुई है, कॉपरेशन हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट डे आपका यहाँ पर कुछ जो प्रोविजन है उसको ओमिट किया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड बनेंगे और यहाँ से मतलब कौन सी चीजों को ओमिट किया गया है ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसी के चलते आप क्या कर सकेंगे, आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो देखिए in its initial version, it had announced that India and France would continue to groundbreaking the defense cooperation in advanced aeronautical technology by supporting joint development of combat aircraft engine। तो यहाँ पर हमारा क्या था, combat aircraft engine को डेवलप करने की बात की गई थी, बट इसे अब क्या कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। ओके, इस प्रोजेक्ट को अभी क्या कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हमने ये भी बात किया कि 3 एडिशनल जो सबमरीन्स हैं है ना अंडर द P75 प्रोग्राम, आपका जो P75 प्रोग्राम है उसके अंदर 3 जो एडिशनल सबमरीन्स थी हमने यहाँ पर देखा था स्कॉर्पियन सबमरीन्स, उसको भी अब क्या कर दिया गया है, उसका जो रेफरेंस है उसको भी ओमिट कर दिया गया है। ओके, इंडिया एंड फ्रांस हैड द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट स्कॉर्पियन सबमरीन कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम Peace Kalveri, a model of Make in India and the sharing of naval expertise between companies in the two countries. India and France are ready to explore more ambitious project to develop the Indian submarine fleet in its performance। तो यहाँ पर हम और जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ये जो हमारा 3 एडिशनल सबमरीन्स का था स्टॉक का, उसको अभी क्या कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमने बात करी थी इंडो पैसिफिक रोड मैप की, तो यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट है आप देखेंगे, कमिटिंग टू वर्क टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी and reaffirming their commitment to our rules based
order in the Indo-Pacific and beyond, India and France said they had been decided to give utmost attention and extended their cooperation to the Pacific with the close involvement in the French territories, New Caledonia, French Polynesia। तो यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक है यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि इस रीजन में हम क्या करेंगे, पीस और स्टैब्लिश को यहाँ पर जो कॉपरेशन है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या क्या कि हमारा जो एक ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम था कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन को डेवलप करने का, उसे अब ऑमिट कर दिया गया है। और आपकी जो 3 सबमरीन्स थी है ना, मतलब जो हम 3 सबमरीन्स को यहाँ पे ऐड करने की बात की गई थी अंडर P7 प्रोग्राम्स, उसे भी अभी रिवाइज किया गया है, ऑमिट किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आपका यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है अ ग्लोबल टेम्परेचर सोर्स कूलिंग नीड्स विल इंक्रीज। अब आप सभी को पता है जैसे जैसे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी जो कूलिंग नीड्स है वो भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो ये आप सभी को पता है, इसमें बस ये बताया गया कि जो आपका पेरिस एग्रीमेंट था उसमें हमारा टारगेट था कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर होना चाहिए 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर ये इससे ज्यादा इंक्रीज होता है और हम 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं तो इससे आपको जो इरिवर्सिबल इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेंगे। ओके, अब आप सभी को पता है स्पेशली जो आपकी जो इक्वेटर पर कंट्रीज आती हैं, अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, फासो, माली, साउथ सुदान, नाइजीरिया, तो इनकी जो कूलिंग नीड्स है, डिमांड है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज आपकी कहां पर आती हैं, इक्वेटर पर आती हैं। और इक्वेटर में आप सभी को पता है यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली सनलाइट का इफेक्ट होता है। आपकी जो सनलाइट होती है डायरेक्टली यहाँ पर आती है, जिससे यहाँ ये जो रीजन होता है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इसका जो टेम्परेचर हाई होता है। और यहाँ पे इसी के चलते आपकी जो कूलिंग नीड्स है और ज्यादा क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। इसलिए अभी से हमें यहाँ पर सस्टेनेबल जो ये इरिवर्सिबल इम्पैक्ट देखने को, जो ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, अगर इससे हमें बचना है तो हमें यहाँ पर अभी से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अनएथिकल टू कंटिन्यू यूजिंग पोलियो कॉजिंग ओरल वैक्सीन। अब यहाँ पर क्या है कि पोलियो कॉजिंग ओरल वैक्सीन, यहाँ पे हम ओरल वैक्सीन का यूज कर रहे हैं जिसके कारण ही आपको क्या हो रहा है, पोलियो वायरस का यहाँ पर आप देखेंगे। देखिए, ओरल पोलियो वैक्सीन कॉजेज टाइप 2 वैक्सीन ड्राई पोलियो वायरस एंड वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो मेल्टिसिस। तो यहाँ पर जब हम ओरल वैक्सीन का यूज कर रहे हैं जिसके कारण यहाँ पर टाइप 2 वैक्सीन जो ड्राई पोलियो वायरस है उसके जो मतलब केसेस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब जो आप ओरली तरीके से यहाँ पे जो आपको मुंह की, हम यहाँ पे ये जो आपको दवाई पिलाते हैं ना पोलियो की दवाई, तो इसका हम ज्यादा से ज्यादा इसका हम यूज कर रहे हैं जिसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहे हैं कि जो टाइप 2 वैक्सीन ड्राइव आपका पोलियो वायरस है उसके हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। मतलब हम वैक्सीन तो दे रहे हैं बट उसी से ड्राइव होकर आपका एक नया वायरस आ रहा है, वो अपने आप को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके सामने यहाँ पर आ रहा है। तो आप देखेंगे लास्ट 2 केस ऑफ टाइप 2 वाइल्ड polio virus was reported in October 1999, yet more than 90% of VDPV outbreaks are due to type 2 virus present in oral polio vaccine। तो यहाँ पर लास्ट हमने ये जो टाइप 2 का जो वाइल्ड पोलियो वायरस था इसका जो रिपोर्टिंग कब की गई थी, 1999 में। ओके, उसके बाद अभी भी हम देख रहे हैं 90% जहां पर VDPV के जो आउटब्रेक्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। किसकी प्रेजेंट में, और ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके जो ये ओरल पोलियो वैक्सीन है उसमें ये जो वायरस है वो प्रेजेंट है। ओके, 40% ऑफ ऑल VAPP केसेस आर कॉज बाय टाइप 2 ओरल पोलियो वैक्सीन यूज्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज। ज्यादातर हम देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में यहाँ पर जो ओरल वैक्सीन है उसका यूज किया जा रहा है और उसी के चलते यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो पोलियो वायरस है वो यहाँ पर कॉज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन की बात करते हैं इस इनिशिएटिव्स की, इसमें यहाँ पर जो केसेस हैं VAPP के आपके, उसको मतलब की वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो मेलिटिसिस, इसके जो केसेस है उसको यहाँ पर क्या किया गया, रिपोर्टिंग उसमें कभी नहीं की। किसमें, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, क्योंकि हमारा क्या था 1988 में WHO का ये टारगेट था कि हमें 2000 तक क्या कर देना है, जो पोलियो है उसको पूरी तरीके से इरिकेट कर देना है, मतलब कि खत्म कर देना है पूरे वर्ल्ड से। तो ये हमारा टारगेट था, बट इस टारगेट को भी हम अचीव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो ओरल वैक्सीन के कारण एक नया जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका वायरस आ गया और उसके कारण हम यहाँ पर और केसेस देखने को मिलने लगे। आप देखेंगे यहाँ पे डेटा पूरा दिया गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं स्विचिंग फ्रॉम ट्राइवेलेंट टू बाइवेलेंट OPV वैक्सीन एंड इंट्रोड्यूसिंग 1 डोज ऑफ IPV हैज नॉट स्टॉप टाइप 2 वैक्सीन डिप्राइव पोलियो वायरस केसेस। पहले यहाँ पर क्या होता था कि जो ओरल वैक्सीन होती थी उसको 3 बार दिया जाता था,
था। फिर इसका जो नंबर था उसको हमने 2 टाइम्स किया और उसके साथ साथ IPV इसको भी हमने इंक्लूड किया। इसके जो डोजेस थे इंजेक्टेड, आपके जो पोलियो वायरस है, इंजेक्शन के थ्रू जो आपको पोलियो वायरस गिवन जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड की जाती है, मतलब 2 आपकी ओरल हो गई और उसके साथ एक इंजेक्टेड हो गई जो इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। बट इससे भी हमने क्या देखा कि जो आपका टाइप 2 वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस के केसेस हैं वो यहाँ पर नहीं रुकते हैं। 2017 में यहाँ पर जो रिपोर्टिंग होती है 96 की, यहाँ पर 96 की बात करते हैं केसेस की रिपोर्टिंग होती है। 18 में यहाँ पर 5 केसेस आते हैं। फिर धीरे धीरे जो केसेस हैं वो अभी भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो WHO का जो टारगेट था वो उसको मिस कर रहा है कि हमें 2000 तक क्या करना है, पोलियो वायरस को टोटली इरेडिकेट करना है ग्लोबली। अब एज ऑफ May 2023 द टाइप 2 नोवल OPV वैक्सीन हैज ऑलरेडी कॉज्ड 3 टाइप्स 2 VDPV केसेस। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं 2023 का केस है जिसके कारण हमें ये बताया जा रहा है कि OPV आपकी जो ओरल वैक्सीन है, पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है, उसके थ्रू यहाँ पर टाइप 2 के 3 केसेस हमें यहाँ पर नजर आ चुके हैं। अब हम फर्दर देखते हैं कि इस केस से हम कैसे इसको हम शार्पली इसे टैकल करते हैं और इसको यहाँ पर खत्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, क्रिस्पर जेनेटिक एडिटिंग टूल्स गेट बेटर वुड फाइबर्स। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्पर का यूज कर रहे हैं, जेनेटिक ये आपका एडिटिंग टूल्स है जिसके थ्रू एक्चुअली क्या होता है, जो आपके वुड फाइबर्स होते हैं उसका यूज हम टेक्सटाइल में यूज कर रहे हैं। जैसे हम उससे क्या कर रहे हैं, जो हमारी डिमांड है कि हमारे रिन्यूएबल टिश्यू पेपर्स होने चाहिए, पेपर पैकेजिंग, टेक्सटाइल, अदर जो फाइबर प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए, रिन्यूएबल होने चाहिए। इसके लिए हम जो वुड फाइबर्स हैं उनका यूज कर रहे हैं। बट हमें क्या पता चला है कि ये कितने होते हैं, लेस एफिशिएंट होते हैं। ये जो वुड फाइबर्स हैं इनका प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, लेस एफिशिएंट हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे क्रिस्प जेनेटिक एडिटिंग टूल्स का यूज किया है जिससे हम क्या कर सके, न्यू अच्छे जो बेटर वुड फाइबर्स हैं उसका हम यहां पर इस्तेमाल कर सकें और उसको हम जनरेट कर सकें। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आता है, स्टडी रिवील्स दैट यूजिंग चैट जीपीटी बूस्ट प्रोडक्टिविटी। अब देखिए हमने बात की है चैट जीपीटी की, इसके कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। पॉजिटिव्स की बात, नेगेटिव्स, पहले हम नेगेटिव्स की बात करते हैं। नेगेटिव यहाँ पे ये कहता है कि चैट जीपीटी में आपका एक चैट बोट नाम का ये सिस्टम जनरेट हुआ है जो क्या करता है, ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जनरेट करता है। ह्यूमन लाइक टेक्स्ट की बात करें तो जैसे कि अगर आप कुछ बोल रहे हो, मैं यहाँ पर कुछ बोल रही हूँ, मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है, तो जो चैट बोट होता है उसी तरीके की जो आपकी राइटिंग टास्क है, प्रोफेशनल राइटिंग टास्क है, प्रोडक्टिविटी है, इसके कारण क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। बट ये एक तरीके से आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। किसके लिए, यहाँ पर जो वर्कर्स, यहाँ पे आपके जो वर्कर्स होते हैं लेस यहाँ पे स्किल्ड होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इनहेंस करने में ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी क्या कर सकता है, कुछ लोगों की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है और कुछ लोगों की प्रोडक्टिविटी को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज रोल ऑफ AI असिस्टेड मेडिकल डिवाइस इन हेल्थ केयर डिलीवरी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जो मेडिकल डिवाइसेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, मेडिकल डिवाइसेस को असिस्ट कर रहा है, किसमें, हेल्थ केयर डिलीवरीज में। तो मतलब आपकी जो हेल्थ केयर डिलीवरीज है वो अच्छी से हो, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम अच्छे से यूज करते हैं तो हमने कई बार इसके पॉजिटिव्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि आपका ये हेल्थ सिस्टम में बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। उसके बाद एजुकेशन में आपकी हेल्प कर सकता है, आपका जो गवर्नेंस है उसमें यहाँ पर बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। ओके, तो अगर हम इसका इफेक्टिव यूज करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अ न्यू डायरिया कॉजिंग पैरासाइट फाउंड। अब डायरिया आप सभी को पता है, डायरिया क्या होता है, आपका जो पेट खराब होता है, स्टूल है ना, तो ये डायरिया होता है। अब ये क्यों कॉज हो रहा है, इसका एक न्यू पैरासाइट फाउंड हुआ है, मतलब एक नया पैरासाइट यहाँ पर फाउंड हुआ है जिसके कारण आपको जो डायरिया यहाँ पर हो रहा है। डायरिया मेनली क्यों होता है, जब हम यहाँ पे कंटेमिनेटेड वाटर का यूज करते हैं, जैसे कि गंदा पानी हुआ, जब हम इसका यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, आपको डायरिया होता है। तो देख लेते हैं क्या है। तो पहले हम बात करते हैं अमीबाइसिस। ठीक है, अमीबाइसिस यहाँ पे क्या है, एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है ऑफ द कोलन विद द अमीबा एंटामीबिया हिस्टोलाइटिका। ये आपका अमीबा, ये जो वायरस का नाम है, जिसके थ्रू आपको क्या होता है, आपका जो इंटेस्टाइन है वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है, आपका जो कोलन होता है वहां पर इन्फेक्शन होता है, और इसके साथ साथ आपको वेरियस जो सिम्टम्स है वो फेस करने पड़ते हैं। कैसे, जैसे कि देखिए, अमीबियोबाइसिस इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन इन द ट्रॉपिकल एरियाज विद अनट्रीटेड वाटर। मेनली ये कहाँ पाया जाता है, जो आपका अनट्रीटेड वाटर है वहां पर पाया जाता है। इट स्प्रेड थ्रू ड्रिंकिंग और ईटिंग अनकुक्ड फूड। यहाँ पर क्या होता है, जो हम यहाँ पर अनकुक्ड फूड का यूज करते हैं, फ्रूट्स का यूज करते हैं, दे हैव बीन वॉश्ड एंड कंटेमिनेटेड लोकल वाटर। और अगर हम ऐसे फ्रूट्स और फूड का यूज करते हैं जिसको हमने कंटेमिनेटेड लोकल वाटर से उसे वॉश किया हो, तो उसमें क्या हो जाती है, जो वायरस होता है आपके फूड आइटम्स में आ जाता है।
सिम्टम्स की बात करते हैं, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ज्यादा माइल्ड होते हैं। कौन कौन से? जैसे नॉजिया होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट खराब है, सिकनेस होती है, डायरिया हो जाता है, लूज स्टूल पूप, आपका वेट लॉस होता है, स्टमक टायर्डनेस होती है, ऑकेशनल फीवर्स आपको होते हैं। तो ये आपके डायरिया के पूरे सिम्टम्स हैं, ठीक है। अभी कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद स्टूल, थ्रू फर्टिलाइजर्स मेड ऑफ ह्यूमन वेस्ट। आपका जो ह्यूमन वेस्ट होता है उससे भी क्या होता है? फर्टिलाइजर्स को बनाया जाता है। तो अगर उसमें यहाँ पर आपके जो कंटेमिनेटेड है तो उससे भी हम फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, उससे भी स्प्रेड होता है। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्टिकुलरली बाय द कॉन्टेक्ट विद द माउथ और रेक्टल एरिया ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब यहाँ पे जो नया वायरस, हमने अभी आर्टिकल में बात करी कि आपको यहाँ पे एक नया पैरासाइट मिला है। कौन सा नया पैरासाइट है? ये है आपका एंटामीबा मॉस्कोवस्की, इज अ पार्ट ऑफ जीनस एंटामोबिया। तो ये आपका एंटामीबिया का एक नया पार्ट है एंटामीबा का, उसमें से आपको ये मॉस्कोवस्की एक नया वायरस आया है। इसको आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, इसका जो सोर्स है वो क्या है? पॉल्यूटेड वाटर ही है, ठीक है। एंड इट्स प्रिवलेंट इन प्लेसेस, ये ज्यादातर आपको कहाँ पाया जा रहा है? मलेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, बट मोस्ट रिसेंटली हैज मेड इट्स वे टू टर्की, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका। मेनली ये कहाँ पाया जाता है? आपका मलेशिया, इंडिया एंड बांग्लादेश में। बट अभी हाल फिलहाल में हमें क्या देखने को मिलता है कि टर्की, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ इसके केसेस हमें देखने को मिले हैं। ओके, तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं। तो ये हम आपकी क्या है, आपको इसमें क्या करना होगा? मेनली जो आप कंटेमिनेटेड वाटर का यूज करते हैं, आपको ट्रीटेड वाटर का यूज करना चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो उस आपका जो फ्रूट एंड फूड्स उसको ढक कर रखना चाहिए। खाना यहाँ पर आपका जो पूरी तरीके से यहाँ पे कुक्ड होना चाहिए। और अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से यहाँ पे क्या करें? कंसल्ट करें। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीजें अब क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई इज देयर अ कंट्रोवर्सी ऑन द फॉरेस्ट बिल। आप सभी को पता है हमारा नया फॉरेस्ट बिल आया है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। इससे पहले आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल था 1980s का, जिसमें हमने क्या कहा था कि हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 कैटेगरीज दी गई थी। एक आपका आ गया रिकॉर्डेड एरिया, वो एरिया जिसको हमने फाइल में रिकॉर्डेड किया है कि ये एरिया क्या आपका फॉरेस्ट एरिया आ गया। आपका सेकंड आ जाता है नॉन रिकॉर्डेड एरिया, मतलब कि कुछ ऐसे लैंड है, सारी चीजें हैं जो आपके नॉन रिकॉर्डेड एरिया में आता है। तो 1980 में जो आपका एक्ट आता है, फॉरेस्ट कंजर्व एफसी एक्ट आता है, उसमें ये कहता है कि जो हमारे रिकॉर्डेड एरिया है उन्हें हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और उसके कारण अफॉरेस्टेशन भी आपका हो रहा था। तो फॉरेस्ट को सेव करने के लिए आपका यहाँ पर क्या आता है? रिकॉर्डेड एरिया को यहाँ पर क्या किया जाता है? मेनली उसमें फॉरेस्ट कवरेज की जाती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? आपका 1996 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है? आप देखेंगे एक जजमेंट आती है इन द गोवर्धन त्रिपुरा केसेस एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ सच प्रोटेक्शन। यहाँ पर पहले जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती थी सिर्फ रिकॉर्डेड जो लैंड होते थे, एरियाज होते थे, उनको प्रोवाइड की जाती थी। बट 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है उसके अंदर जो एक तरीके से प्रोटेक्शन का स्कोप है उसको एक्सपेंड कर दिया जाता है। उसमें ये कहा जाता था, मतलब इस केस में, इस जजमेंट में ये कहा गया कि वो एरिया जो आपको ऐसा लगता है फॉरेस्ट जैसे रिजेंबल होते हैं, रिकॉर्डेड एरिया को तो आपको प्रोटेक्ट करना ही करना है, उसके साथ साथ वो एरिया जो एज अ फॉरेस्ट रिजेंबल होते हैं उन्हें भी हमें क्या करना है? फॉरेस्ट एरिया की मीनिंग में लेकर आना है। और जो नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट है आपके, उनको भी यहाँ पर किसके अंडर? फॉरेस्ट के कवरेज में लेकर आना है और उन्हें प्रोटेक्ट करना है। ये हो गया आपका। उसके बाद 2001 में आपके यहाँ पर एक सर्वे होता है जिसमें ये बताया जाता है कि नॉन रिजेंबल एरिया की बात करते हैं, जो नॉन रिकॉर्डेड एरिया है वो कितने हैं? 28% है, जो कि आपका जो फॉरेस्ट एरिया है उससे यहाँ पर रिजेंबल होता है, बट वो यहाँ पर फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आते और उन्हें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो ये आपका एक फॉरेस्ट सर्वे होता है, उसकी रिपोर्ट में आता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, अभी हाल ही फिलहाल में कुछ आपके अमेंडमेंट्स किए गए हैं। किसमें? आपका बिल आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसमें इसका जो नाम है उसको भी चेंज करने की बात की गई है। क्या है? संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, ट्रांसलेट एज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑग्यूमेंटेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ओके, ये यहाँ पर क्या करता है? अब देखिए हमारा जो टारगेट है, आप देखेंगे फॉरेस्ट का हमारा जो टारगेट है कि हमें जो हमारा 2030 तक जो कार्बन 2.5 बिलियन जो टन कार्बन है उसको हमें क्या करना है? कम करना है। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था, तो जो हमारे इंसेंटिव्स लिए जा रहे थे एग्रो फॉरेस्ट्री, प्री प्लांटेशन एक्टिविटीज, इसके थ्रू यहाँ पर जो ये टारगेट हमारा हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हम क्या लेकर आए? अमेंडमेंट लेकर आए इसमें। अब ये अमेंडमेंट में यहाँ पर इसमें इतने ज्यादा
आपकी कंसर्न क्यों है, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्यों है। सबसे पहले यहाँ पर ये कहा गया है कि इसका जो हमने बात की थी कि जो हमारा प्रोटेक्शन का एरिया है उसको एक्सपेंड करने की, बट इसमें इस एरिया में हमने क्या देखा कि कुछ ही जो पार्ट है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। इवन जो हमारा 1996 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको भी यहाँ पर पीछे छोड़ दिया गया है, उसको भी एक तरीके से इग्नोर किया गया है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसमें सिर्फ क्या हुआ है, पहला आप प्रोविजन ये देखेंगे कि सिर्फ जो रिकॉर्डेड एरिया है एज अ फॉरेस्ट 1980s के बाद में हम देखेंगे 1980s के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन एरियाज को, मतलब जो रिकॉर्डेड एरिया के अंदर आते हैं फॉरेस्ट के, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि उसको हम किसके परव्यू में लेंगे, इस अमेंडमेंट के लेंगे। और आउटसाइड द परव्यू मतलब कि इस अमेंडमेंट के अंदर कौन नहीं आता है, कि जैसे कि 1980s के बीच की हम बात करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे 1980 से और 1996 के बीच में हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर यूटी ने किसी फॉरेस्ट लैंड को एज अ नॉन फॉरेस्टिक पर्पस के लिए क्या कर दिया गया है, ऑथराइज किया है। मतलब जैसे कि पर्टिकुलर कोई ए स्टेट है, उसने क्या किया, ये जो इतना एरिया है इसको नॉन फॉरेस्ट जो आपका पर्पस है उसके लिए यहाँ पे ऑथराइज कर दिया गया। किसके बीच में, 1980s के और 1996 के बीच में। तो यहाँ पर इसको कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इसको कोई भी इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है आपका। ओके, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया। पहला ये कहा गया कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए और आपके जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं स्पेशली LAC और LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो 100 किलोमीटर के अंदर तक वहां पर क्या कर दिया जा सकता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन, रोड एक्टिविटीज है, यहाँ पर सारी चीजें की जा सकती हैं। ओके, यहाँ पर ये भी कोई बात की गई जैसे कि हम सिल्वी कल्चर की बात करते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम जूस का कंस्ट्रक्शन, जो हमारे जूस होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, सफारीज होती हैं, इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन करना है तो हम फॉरेस्ट लैंड का यूज कर सकते हैं। इको टूरिज्म फैसिलिटीज के लिए यहाँ पर हम मतलब कि ये सारी चीजों को हम एडिशनल एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया है और भी बहुत सारे इसमें एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर एक तरीके से कंसर्न यही है कि ये जो एक्ट आ रहा है वो क्या कर रहा है, जो 1996 का सुप्रीम कोर्ट का आपका वर्डिक्ट था, जजमेंट था, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। इको टूरिज्म जो फैसिलिटीज हैं, जो टर्म्स है इस तरीके का यूज किया जा रहा है, इसको हम एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं और इसका मिसयूज भी किया जा सकता है ना। जो हमारी इको टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं तो इसका यहाँ पर क्या किया जा सकता है, बहुत ज्यादा मिसयूज भी किया जा सकता है। ओके, तो एक तरीके से ये हो गया। तो इन सारी चीजों पर लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और यहीं पर आपका कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। ओके, प्लांटेशन क्या है, आपका एक सिग्निफिकेंट थ्रेड बनता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले जो लैंड था उसको आपने चेंज करके आप क्या कर रहे हैं, नए जो प्लांटेशन है, न्यू जो आर्टिफिशियल जो आपकी टेक्नोलॉजी है इसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं। बट वो कितने ज्यादा इफेक्टिव है, हमारा जो टारगेट है कि हमें 2.5 बिलियन टन जो कार्बन है इसको यहाँ पर डिक्रीज करना है, कम करना है, तो क्या हम इसको ऐसे अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब हम फर्दर देखते हैं इस बिल पर आपके क्या क्या कंसर्न्स होते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, हमने सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन था आज का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स गिवन थी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये राइट ऑप्शन है या रॉन्ग, आप लोगों को ये बताना था। तो देखिए हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसका राइट ऑप्शन देंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये कब तक यहाँ पर ऑफिस को होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक। तो देखिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पर अभी रेजिग्नेशन की बात की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस ऑफ इस ड्यूटीज की। तो देखिए, राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया एज वेल एज राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट विदाउट द राइट टू वोट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज नो सच प्रिविलेजेस। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, अटॉर्नी जनरल के पास आपका राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट कोई भी वोटिंग नहीं कर सकते। बट सॉलिसिटर जनरल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन 1 होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका ऑप्शन यहाँ पर एमिट हो जाता है और ये भी एमिट हो जाता है। अब बचता है हमारा स्टेटमेंट 2। अब देखेंगे, एज पर आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट मे डिटरमाइन कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। देयर इज नो मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नीड फॉर हिम टू सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट हिम रिजाइंस। तो मतलब यहाँ पर देखिए इनके पास क्या है,
इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, आप सभी को पता है। और वो यहाँ पर ऐसा कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि जिस गवर्नमेंट ने इन्हें अपॉइंट किया है वो उन्हीं को क्या करें, अपना रेजिग्नेशन दें। ओके, इन्हें यहाँ पे अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, और उनको ही वो मतलब कि वो जो ऑफिस को होल्ड करते हैं, कब तक होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट की प्लेजर तक। तो आपका ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है नीदर 1 and 2। ओके, तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी के आंसर सही होंगे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको डाउट होता है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।